का स्वागत है इस द्वितीय सत्र में। और एक छोटा सा पैनल डिस्कशन हमारे बीच में यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। मेरा नाम शोभित नारायण अग्रवाल है, मैं करियर काउंसलर लाइफ कोच हूँ और हमारे बीच में हमारे तीन विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं परिचय आपको देना चाहूँगा आलोक कुमार मिश्रा जी का। वैसे तो आप सभी को इनका परिचय मालूम है। आप प्रिंसिपल हैं इस विद्यालय का, रामफल विद्यालय, और आपने एक कन्या इंटर कॉलेज हरैया में 4 साल अपने वहाँ पर मतलब पढ़ाया है वहाँ पर एज अ टीचर। प्रिंसिपल के रूप में 2008 से अपनी सेवाएं रामफल विद्यालय में आप दे रहे हैं और आपकी दीक्षा शिक्षा इंग्लिश लिटरेचर मेडिवल हिस्ट्री में विशेष आपने प्राप्त करी है। बीएड आपने किया हुआ है और साथ ही साथ बेसिक एंड एडवांस ट्रेनिंग इन स्काउट एंड गाइड, ये सब चीज़ें आपने हासिल करी है। आज के सत्र का विषय है कि जीवन में सफलता कैसे पाएं, एक सफल जीवन कैसे बनाएं। तो हम देखते हैं कि इतने छात्र छात्राएं यहाँ पर आते हैं, आपसे प्रेरणा लेते हैं और सफलतापूर्वक आप इस विद्यालय का संचालन भी कर रहे हैं। तो आपके अनुसार एक सफल जीवन कैसे बनाया जाए? देखिए, वैसे तो सफल जीवन के लिए बहुत सारे, अगर इस बात पर चर्चा किया जाए तो कई कई सत्र लग जाएंगे, लेकिन संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा कि जीवन के लिए, सफल जीवन के लिए सबसे पहले है कि हमारे जो लक्ष्य हैं वो निर्धारित हो कि हमको अपनी आजीविका के लिए क्या करना है। चूंकि सबसे पहले आजीविका आजीविका ही आता है कि हम कौन सा कार्य करेंगे जिससे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, और उस आजीविका के लिए हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए, कैसे हम उसके लिए प्रयास करें, क्या पढ़ाई करें, कौन सा काम करें, और इसके साथ साथ में उसके लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि उसके प्रति हम दृढ़ संकल्प हो, उसके लिए मेहनत करें और अपने लक्ष्य से न भटकें। इसके साथ साथ में सफल जीवन के लिए कुछ आध्यात्मिक काम भी होने चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है मानसिक और विकास के लिए, मस्तिष्क के लिए और व्यक्तित्व के विकास के लिए। साथ साथ में कुछ जन कल्याण और धार्मिक कार्य भी होने चाहिए। कुल मिलाकर एक सफल जीवन के लिए कई सारे ऐसे प्रयास हैं जो हम कर सकते हैं। तो हमने देखा कि आपने जो बातें बताई हैं बहुआयामी बातें हैं, जिसमें आपका जीवन तो है ही एक उदाहरण के रूप में, अपने पूरा जीवन ही शिक्षा को आपने दिया है। और जो बातें निकल के आई हैं कि लक्ष्य हम निर्धारित करें और उसके प्रति दृढ़ता के साथ हम काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर अंजलि गुप्ता हैं। आप सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नूर मंजिल हॉस्पिटल लखनऊ में अपनी सेवाएं पिछले 26 सालों से भी ज़्यादा समय से दे रही हैं। आपने अपनी पीएचडी रांची से प्राप्त करी है और ग्लासगो यूनिवर्सिटी यूरोप से आपने रिसर्च पेपर्स भी दिए हैं, वहाँ से एक डिप्लोमा कोर्स भी किया है। आपका अनुभव भी समाज में एक काफ़ी गहरा रहा है और आपका योगदान भी माननीय है। आपसे भी यही सवाल करेंगे, आपको लोग एक सफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं, कितने स्टूडेंट्स, कितने टीचर्स, और भारत में जब बात की जाती है मानसिक स्वास्थ्य की तो उसमें आपका भी एक नाम अव्वल दर्जे में लिया जाता है। तो सफलता आपके लिए क्या है और आपने सफलता कैसे हासिल की? तो बहुत बहुत शुक्रिया शुभित जी। और ये तो रहा कि स्वा की कहानी सुनाओ, अपनी कहानी मुंह की जुबानी। तो कहते हैं सफलता हर एक की अपनी अपनी अपने मायने में होती है। एक बच्चे की सफलता जब माँ के साथ होता है तो उसे हाँ माँ का प्यार चाहिए होता है, सुरक्षा चाहिए होती है, लविंग केयरिंग एंड सिक्योरिटी। तो उसमें अपने आप को महसूस करता है कि मैं सफल हो गया। छोटा और बड़ा होता है तो उसे खिलौना चाहिए, खिलौना मिल गया तो मैं सफल हो गया। थोड़ा और बड़ा होता है तो उसे पढ़ाई की बुक्स चाहिए, कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, मिल गया तो सफल हो गया। फिर और बड़ा होता है तो उसके अपने शौक होते हैं। वो शौक होते हैं जैसे किसी को म्यूजिक का शौक है, किसी को ड्राइंग का शौक है, किसी को स्पोर्ट का शौक है, किसी को कुछ
डिफरेंट शौक थे, वो शौक पूरे हो गए। जैसे मेरे को शौक था सितार का और ड्राइंग का, तो मैं सितार के लिए जैसे कल्पना करती थी, मेरे पास सितार हो, मेरे पास सितार हो, मेरे पास सितार हो, और माँ से अपनी आप को बोलती थी मुझे सितार चाहिए, मुझे सितार चाहिए। और मेरी माँ ने जब पहली बार मुझे सितार ला के दिया तो ऐसा लगा मेरे जीवन में सब कुछ मैं सफल हो गई। हाँ, फिर और बड़ी हुई तो साइकिल चलाने का था, साइकिल साइकिल चलाऊं, तो साइकिल मिल गई और साइकिल चला चला करके बच्चों के साथ कंपटीशन क्वालिफाई किया जब साथ में, तो सफल हो गई। देखिए ना, मायने बदलते हैं। फिर रहा कंपटीशन का, तो कंपटीशन में आए तो फर्स्ट आना है। उस समय में हम लोग जब फर्स्ट आते थे तो बड़ा अवार्ड सेशन होते थे। अभी तो 90%, 98%, 99% आते हैं। तब हम लोगों की 65% के आसपास था, और मुझे मेरा नाम अनाउंस किया था हाई स्कूल में कि ऐसे ऐसे करके। और फिर मेरे सितार में डिस्टिंक्शन 88% मेरे सितार में थे। और मैं इंटर में सितार ऐसे बजाई थी, मुझे खुद नहीं विश्वास होता है कि मुझे मतलब लोग, मेरी टीचर मेरा फेस देखने आए थे, कौन है अंजलि गुप्ता जिसने सितार में डिस्टिंक्शन पाई है। तो वो मेरे लिए सबसे खुशी और पूरा सफलता का था। फिर रांची में CIP, आपने नाम सुना हो ना सुना हो, बेंगलोर और रांची, ये दो ही ऐसी मानसिक संस्था, मानसिक पढ़ाई पढ़ने के लिए दो ऐसी संस्थान है पूरे भारत में, जिसमें भारतवर्ष में केवल 12 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। तो उनमें से मेरा सिलेक्शन हुआ, तो ये सबसे बड़ी मेरे लिए सफलता थी। और तब शायद मैं सोची थी मैं MPhil करने जा रही हूँ, MPhil की डिग्री वो देते थे। फिर जब वहां पहुंची तो सारे अटेंडेंट मुझे ये बोले, सभी स्टूडेंट्स बोलते थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। तो ऐसा लगा अरे अभी तो मैं एंट्री की, अभी तो डॉक्टर बने ही नहीं है। कहते थे अरे आप लोग भी तो डॉक्टर बनने वाले हो। फिर बाद में पता चला क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की डिग्री मिल गई, ये सबसे बड़ी मेरी सफलता थी। तो सफलता ऐसे आती है, लेकिन बहुत परिस्थितियां भी आई उस बीच में। जीवन में हमारे लॉसेस हुए, हमारे फादर का लॉस हुआ। ऐसे समय पे भी कितनी सारी, हमारे हम लोग बिजनेस बैकग्राउंड के थे, बहुत ज्यादा पैसा था, लेकिन एकदम ट्रांजिशन आया। और उस ट्रांजिशन में भी क्या है कि, और मैं सबको फीस गरीबों लोगों को फीस दान में दे आती थी चुपके से, जो पैसा मिलता था और दे आती थी बच्चों की फीस, और बच्चों की यूनिफॉर्म दे आती थी। कपड़े इतने होते थे कि उनको ड्रेसेस दे आती थी। तो मेरी टीचर्स मुझे पहचानने लग गई थी कि ये तो अंजलि है और ये तो सबको देती रहती है। फिर अचानक ऐसा आया कि मुझे ना वो करना पड़ा, अपनी फीस के लिए मुझे मतलब रिकमेंडेशन लेना पड़ा कि मेरी फीस माफ हो जाए। तो देखिए चैलेंजेस कैसे आए, लेकिन उन चैलेंजेस के बावजूद भी हम पढ़ाई पढ़ते गए और रांची में सिलेक्शन हो गया। और रांची से जब निकले तो नूर मंजिल, मेरा एक कल्पना की मेरा नूर मंजिल लखनऊ शहर में मेरा मुझे रहने को मिले और नूर मंजिल में मेरी जॉब मिले, मेरी कल्पना थी। और मैं नूर मंजिल में आई और लखनऊ शहर में आई। और फिर मुझे एक था, एक बार मैं लंदन जरूर जाऊंगी। पता नहीं क्यों छोटी भी थी तभी कहती थी एक बार लंदन जरूर जाऊंगी, ये मेरा ये सोच था। और मेरी PhD OCD में हुई, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। और वो PhD केवल पूरे भारत में 2 लोगों ने की थी, मैंने की थी और एक इंदौर से डॉक्टर जोवेल ने की थी। हमारी PhD हमने UK में जब भेजा, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में, और पूरा डिटेल भेजा अपना, और मेरे को सिलेक्शन हो गया। अरे मेरा सिलेक्शन हो गया तो सबसे बड़ी खुशी की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में मुझे इनवाइट किया जा रहा है, आने जाने का, फ्लाइट का, रहने का, रिसीविंग का। और एक यूनिवर्सिटी नहीं, पूरे एडिनबरा में, स्कॉटलैंड में, मतलब कितने जगह स्टेट में मुझे जाने को मिला। और फिर वहां तो ये मेरी सफलता मुझे भी, लेकिन यही सफलता रुक नहीं गई। आध्यात्मिकता की जर्नी साथ साथ चलती गई, और आध्यात्मिकता की जर्नी ऐसे चलती गई कि मैं जितने भी मरीज को देखती हूँ, जितने भी मरीजों को और परिवार वालों से मिलती हूँ, और उनको कहती हूँ इलाज आपका तभी सफल है जब उसमें आध्यात्मिकता जुड़ी होगी। दवाइयां दीजिए और उसमें भगवान की प्रेयर कीजिए कि भगवान, ईश्वरी कृपा उस पर पड़ रही है और आप अपने मरीज को स्वस्थ कर रहे हैं। जल भी पीजिए, उसको चार्ज करिए कि जल भी पी रहा हूँ, उसमें परमात्मा की ऊर्जा पड़ रही है। तो मैंने एक मैंने इलाज जो है वो इलाज निजात किया है, और उस इलाज का नाम है ब्रेन सर्जरी, इमेजरी ब्रेन सर्जरी। और इमेजरी ब्रेन सर्जरी के माध्यम से ब्रेन को कल्पना में डिसेक्ट करवाती हूँ, डिसेक्शन करवाती हूँ, दो हिस्सों में कल्पना के रूप में हिस्से करवाती हूँ। और उसमें जो बीमारी से ग्रसित है, उसी बीमारी के पार्ट में वो ऊर्जा भेजती हूँ, और मेरे मरीज सही हो रहे हैं। तो यानी कि खुद भी मैं अपने जीवन को बना रही हूँ और दूसरों को के जीवन को बनाने में लगी हुई हूँ। तो ये मेरी सफलता का आधार है। जी। तो ये समझ में आता है कि सफलता कोई एक आयाम नहीं है कि वहां पहुंचकर
हम कहें कि हम सफल हो गए, मगर हमने आपकी इस जीवन कहानी से ये सीखा कि छोटे छोटे जो हमारे जीवन के पड़ाव होते हैं, जैसे आपने कहा साइकिल चाहिए थी, सितार बजाना था, तो वो जब आपको मिल गया तो आप सफल हो गए। फिर आपकी एक नई ख्वाहिश हुई, फिर उसके बाद उसको आपने पाया, फिर आपकी पढ़ाई पूरी हुई, आपने टॉप किया, आप लंदन गए, ये सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात जो हम मैसेज हम समझते हैं कि बाधाएं ज़रूर आएंगी। आपने बताया कि पिताजी भी नहीं रहे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और एक समय आया जब बहुत धन था परिवार में, लेकिन अब धन भी नहीं रहा। लेकिन ऐसे समय में भी मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ, जो भाई साहब ने भी कहा, आलोक जी ने भी कहा कि दृढ़ता होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, इन सब बातों को लेकर, और आशावादी, कहीं ना कहीं आप जीवन में आशावादी भी रहे। तो सफलता की परिभाषा आप मुझे बताइएगा अगर मैंने गलत समझी। यही आपके वक्तव्य से समझ में आता है कि जो हमने सोचा है उसके प्रति हम काम करें, और वो एक यात्रा है, और वो हमेशा ट्रांसेंड होती रहती है, यानी कि वो परिवर्तन होती रहती है। सही है? तो महत्वाकांक्षा उस पर किया हुआ कर्म, कर्म करना बहुत जरूरी है, जैसे गीता में लिखा हुआ है। तो कर्म करते जाइए तो कहीं कभी ना कभी सफलता मिलेगी मिलेगी। तो और बिल्कुल जीवन सही में है। बहुआयामी होना चाहिए, जैसे आपने बताया, स्पिरिचुअलिटी को भी इंक्लूड किया, सोशल लाइफ को भी इंक्लूड किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में गीता रावत जी हैं, और गीता जी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, आप एक सफल हाउसवाइफ रही हैं। आपके बच्चे हैं, बहुत वेल सेटल्ड हैं, और ब्यूटिशियन है, दूसरे व्यक्ति कॉर्पोरेट कंपनी में है। अपने घर को बहुत मजबूती से और बहुत कुशल पूर्वक आपने चलाया है। वर्तमान रूप में आप एक सफल प्राणिक हीलर के रूप में अपनी सेवाएं समाज में देती हैं, और इतना कुछ करने के बाद एक समय आया जब आपने तय किया कि हाँ, अब मुझे भी अपने लिए कुछ करना चाहिए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे गीता जी, यो तो एक जो आपका आपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई, उसमें तो सफलता आपकी हासिल हुई, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं आपके बच्चों से भी मिला हूँ, और वो जो आपकी तारीफ करते हैं, आपको शुक्रिया करते हैं, वो तो बहुत ही महान बात है। उसके बाद जो आपने ये निर्णय लिया कि हाँ, अब इस उम्र में आकर हम भी इस प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, तो सफलता के मायने आपके लिए क्या है? सफलता के मायने तो यही है कि जैसे मन में हमारे क्या भाव चलते हैं। मेरे मन में बचपन से ही ये चलता था कि किसी को मैं दुखी देखती थी तो लगता था कि इसके दुख मैं कैसे दूर करूं, इसका कैसे मैं मतलब जैसे नहीं होता हेल्प कर सकूं। वही मुझे लगता था कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है कि समाज की सेवा भी हो, लोगों के दुख भी दूर हो, और प्लस अध्यात्म को लेकर मैं बचपन से ही बहुत जैसे मेरा मन लगता था। तो उसमें जो जो सत्संग में सुनते उसको मैंने जीवन में भी लगाया। तो उससे क्या हुआ कि मेरे को बहुत फायदे हुए, मेरे को परमात्मा की बहुत हेल्प मिलती है। मैं जो बात करती हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि भगवान तुरंत पूरी भी कर देते हैं। और जैसे आप लोगों का साथ मिला, प्राणी की का कोर्स मैंने बहुत पहले कर रखा था, लेकिन मैंने कभी जैसे उसको प्रोफेशनल के तौर पे नहीं लिया। जहाँ भी मैं किसी मतलब जैसे पेशेंट को, बीमार बच्चा लेके या जेंट्स कोई भी होते थे, मैं उनकी हेल्प कर देती थी, उनको वहीं पे तुरंत ही कर देती थी, और वो चुस्त दुरुस्त हो जाते तो मुझे बहुत शांति मिलती थी। फिर ऐसे में मेरे को आप जैसे लोग मिले, महान हस्तियाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे इनके साथ तो मिलकर मैं भी काम कर सकती हूँ, जैसे सफल है मैं भी हो सकती हूँ। तो इनके साथ रह करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ आने का मेरा कोई विचार नहीं था, लेकिन मैंने सुना कि आप लोग आ रहे हैं, और फिर वर्कशॉप का मुझे इतना शौक है। अभी आप बात ही कर रहे थे कि जहाँ भी कुछ सीखना होता है मुझे सबसे पहले जाना है वहाँ, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। मैं सोचती नहीं, कोई अच्छी बात सिखाई जाएगी तो जाना जरूरी है। यहाँ आकर के मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत मैं बता नहीं सकती। दिल से बहुत आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी हमारी जैसे खातिरी की, इतना हमारा ध्यान रखा, जी बहुत दिल से। जी। बहुत मैं तो ये चाहती हूँ कि इस जी। स्कूल की इतनी तरक्की हो, यहाँ के बच्चे स्टूडेंट इतने अच्छे हों, आगे चल कर के इस स्कूल का नाम रोशन करें। जी। और आपसे तो हम इतना कुछ सीख के जा रहे हैं सर, ये बता नहीं सकते। कल हम आपस में आपसे आप ही जी। के बारे में बात कर रहे थे कि आप जी। देखिए तो गीता सारे जी, धार्मिक कार्य वो आप ही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं यही देख रहा हूँ जो आपकी भावना है, जो शुरुआत में देखिए, समाज में हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं जो व्यक्ति धन कमाता है वही व्यक्ति सफल है। लेकिन यहाँ पर एक माता है जिन्होंने अपने घर को संभाला, घर को संभाला, पति को संभाला, बच्चों को संभाला, तो क्या ये सफल नहीं है?
ये भी एक उदाहरण है सफलता का। और कई बार पुरुष कहते हैं कि हमारी सफलता के पीछे एक नारी का हाथ है, हमारी पत्नी का हाथ है, हमारी पत्नी हमारा साथ ना देती तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो उस उदाहरण के रूप में आपको देखते हैं। और साथ ही साथ जो आपने बात बताई कि, और जैसे आलोक जी ने भी कहा और डॉक्टर अंजलि ने भी कहा कि जो आप सोचते हैं, जो भूमिका आपने अपने लिए चुनी है, उसके अंतर्गत आप दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जैसे गीता जी ने चुना कि मुझे लोगों की मदद करनी है, तो आपने अपने परिवार की मदद करी, आपने समाज की मदद करी, और आपने अपने खुद के बनाए हुए लक्ष्यों को हासिल किया, पूरा किया, और आप खुद ही खुद में अपने आप को सफल महसूस करते हैं। तो यही सफलता की बात है कि आपने अपने लिए जो लक्ष्य बनाए हैं, किसी और ने तो नहीं बनाए हैं, हमने खुद अपने लिए लक्ष्य बनाए हैं। तो अपने बनाए हुए लक्ष्य अपने आप से पूछें, क्या मैंने उसको पूरे किए? क्या मैंने अपने खुद के बनाए हुए लक्ष्य पूरे किए? अगर किए तो आपको सफलता की अनुभूति होगी। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? और हम जानना चाहेंगे कि जो चुनौतियां आपने सामना करी, चुनौतियों के अपने जीवन यात्रा में, तो वो कैसे आपने पार किया? क्या साहस आपने जुटाया? क्या आपने अपने आप से बात की, या क्या आपको मदद मिली कि आपने उन चुनौतियों को भी पार कर लिया? बहुत बहुत धन्यवाद शोभे जी। मैंने जब हाई स्कूल पास किया तो मैं साइंस का स्टूडेंट था। उसके आगे ये हुआ कि उस कॉलेज में साइंस नहीं था, तो मैंने आर्ट्स ले लिया। आर्ट्स में वही सारे विषय, हिस्ट्री, सिविक्स और इंग्लिश, यही सब। और ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट था हिस्ट्री और इंग्लिश। कुछ ऐसा हुआ कि जो हमारा क्षेत्र है, तो इंग्लिश यहाँ के लिए काफी पढ़ने और पढ़ाने के लिए दोनों के लिए कठिन था। तो मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। हर साल मैं देख रहा था कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनके मार्क्स इंग्लिश में बहुत अच्छे आते हैं। सेकेंड ईयर में मैंने इस बात को देखा और महसूस किया कि जितने भी विद्यार्थी हैं, कुछ के ऐसे हैं कि जो नंबर बहुत अच्छे हैं, और मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो क्या मैं कोशिश करूं तो ऐसा नहीं हो सकता है? मैंने वहां से शुरुआत किया इंग्लिश के लिए। और सेकेंड ईयर में जो हमारे बल्कि कॉलेज के इंग्लिश सब्जेक्ट के 250-300 बच्चे थे, तो उसमें जो टॉप 50 बच्चे होते हैं वहां मैं पहुंचा। और थर्ड ईयर में आते आते मैंने इतना मेहनत किया कि जो टॉप 10 थे इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लिटरेचर में, उसमें मेरा पोजीशन था। मैंने सारी, और एक समय में ये माना जाता है कि इंग्लिश में जो सबसे टफ होता है वो प्रोज सेक्शन होता है। सभी बच्चे उसे थोड़ा सा डरते हैं और अवॉइड करते हैं। लेकिन मैंने इतना मेहनत किया उसके लिए कि आज अगर कहा जाए तो मेरा सबसे अच्छा प्रोज सेक्शन है। और जितनी किताबें उस समय मैंने पढ़ी, तकरीबन 20-22 साल हो गया, अभी मुझे याद है। तो इस तरीके से अगर कोई मेहनत कर ले तो मैं नहीं मानता कि कोई चीज असंभव है। फिर मैंने इंग्लिश से पीजी किया, और फिर दोबारा हिस्ट्री से भी किया, और आज दोनों सब्जेक्ट, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिस्ट्री हो, दोनों बराबर पढ़ा लेता हूँ, बच्चों के बीच में रहता हूँ, और बच्चों को बराबर इंस्पायर करता हूँ कि आप पढ़िए, सीखिए। इंग्लिश के लिए तो बच्चे बहुत डरते हैं, बोलना, पढ़ना, लिखना, सारी चीजों में बहुत कठिनाइयां आती हैं। लेकिन बराबर मैं यही कहता हूं कि अगर आप पढ़ें, समझें, मेहनत करें तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आपसे ये भी पूछना चाहेंगे भाई साहब, ये बातें तो बहुत अच्छी आपने बताई कि मेहनत हमको करनी चाहिए और वो हमको सफलता देगी। परंतु शादी के बाद आपकी एक पत्नी भी है और बच्चे भी हैं, तो कहते हैं कि शादी के बाद थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं, मेहनत इतनी नहीं हो पाती है। आपने ये वाला आयाम, ये जीवन का पड़ाव भी कैसे आपने सफलतापूर्वक पार किया? देखिए, मैंने अपना जो समय है उसको बराबर डिवाइड कर दिया कि कितना समय मुझे अपने काम पर देना है, कितना समय फैमिली के लिए देना है, और कितना समय अपने ऊपर खर्च करना है।
और उसी से बराबर ये चल रहा है। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है कि ये समझ हमारे अंदर हो कि जीवन के अलग अलग जरूरतों को जो जी। हमारी बहुत जरूरी है जी। उनको विभाजन करके समय देना, और तभी सुचारू रूप से हमारे सारे काम हो पाएंगे। जी। डॉक्टर अंजलि, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि टाइम मैनेजमेंट का क्या भूमिका है सफलता के रास्ते में? बहुत अच्छा है। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही ज़रूरी बच्चों के लिए तो आजकल बहुत ज़्यादा इसका रोल है, बहुत ज़्यादा भूमिका है, क्योंकि बच्चों के पास बहुत कुछ पढ़ाई करने को है, और ना केवल पढ़ने को है, उनको ट्यूशन भी करने हैं, पढ़ाई भी करनी है, अपने शौक भी पूरे करने हैं। तो शौक को वो शौक है खेलना है, जो आउटडोर गेम्स हैं वो खेलना है, लेकिन उनके पास समय ही नहीं है। तो समय के लिए एक पूरी कहते हैं ना, हर दिन हमें जर्नलिंग करना बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमें सुबह से लेकर शाम तक का, और साथ में अभी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बताया गया है। शारीरिक स्वास्थ्य भी बच्चों का होना एक अपने एक अच्छा होना चाहिए, तो वो भी देखना है। तो उसके लिए वो उनके पास कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, किस समय खाते हैं, तो मन को क्या देते हैं, तन को क्या देते हैं, कितना समय मोबाइल को देते हैं, और कितना समय वो पढ़ाई को देते हैं, और कितना समय नींद को देते हैं। तो सब में अगर एक सिस्टम होता है, सिस्टम को फॉलो करते हैं, एक वैल्यू को फॉलो करते हैं, तो शायद सफल होने में उन्हें देरी नहीं लगती। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम ओपन करते हैं अपने इस पैनल डिस्कशन को क्वेश्चंस के लिए। क्या हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स, टीचर्स, हमारे आए हुए यहाँ पे गेस्ट्स, किसी के मन में कोई सवाल है, पूछना चाहते हैं सफलता को लेकर, जीवन को लेकर, दिनचर्या को लेकर? तो हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे, आप उनसे पूछ सकते हैं। सुमित, आप माइक ले सकते हैं। जिनको सवाल पूछना वो हाथ ऊपर करें। कोई विद्यार्थी हैं वो पूछना चाहते हैं दृढ़ता को लेकर, अनुशासन को लेकर, समय प्रबंधन को लेकर, शिक्षा को लेकर, परिवार को लेकर, समाज को लेकर? हाँ जी। सर, जैसा आपने कहा दृढ़ता, दृढ़ता कैसे है? कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आदमी अनमयस्क हो जाता है। दृढ़ता जीवन में कैसे है? बहुत अच्छा प्रश्न है तिवारी जी का। परिस्थितियों पर अगर आप मानसिक रूप से विजय प्राप्त कर लें, मानसिक रूप से परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लें, मन को मजबूत कर लें, वही दृढ़ता है। परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, आप देखेंगे तमाम उदाहरण हमारे जीवन में आए हैं, भरे पड़े हैं कि कैसे कैसे विपरीत परिस्थितियों में लोगों ने अपने अंदर दृढ़ता दिखाई है, मस्तिष्क को मजबूत रखा है। तो बस केवल सोच लेना है और दृढ़ता आ जाएगी। नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि जैसे किसी ने शेड्यूल बनाया कि उसको 3 बजे उठना है, 15 दिनों 3 बजे उठा, उसके बाद में उसके मन में आया कि चलो थोड़ा विश्राम कर लें, अभी 4 बजे उठ जाएंगे, या अभी 4:30 बजे उठ जाएंगे। जब आपने सोचा कि मुझे 3 बजे उठना है तो आप 3 बजे उठ गए। जब आपने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब थोड़ा सा सो लें, तो आप सो गए। तो ये हमारे मन के 3 स्तर होते हैं, 3 सतह होती हैं। एक होता है चेतन मन, दूसरा होता है अवचेतन मन, तीसरा होता है अचेतन मन। जो अवचेतन मन है वो बहुत जल्दी रिसीव करता है जो मैसेज आप चेतन मन को से देते हैं। तो अवचेतन मन ने रिसीव किया, ग्रहण किया कि जग जाओ, तो वो जगने वाला कार्य करने के लिए सिग्नल दे देता है, और सिग्नल देकर उठा भी देता है। लेकिन चेतन मन में आपने डाला सो जाओ, तो उसने तुरंत रिसीव किया, और रिसीव करने में तुरंत रिफ्लेक्शन में उसने सोने के लिए दे दिया। तो ये अवचेतन मन कहा जाता है। अवचेतन मन 90% काम करता है, 90% काम करता है। तो अवचेतन मन में आपको यही डालना है कि तुम्हें जो तुम आप दे रहे हो, इसको लगातार इसको हमें फॉलो करना है, क्योंकि जीवन में सफलता तभी है जहाँ दृढ़ता है, और जहाँ दृढ़ता है, और दृढ़ता तब आती संकल्पों से आती है। एक संकल्प ही हमें महान बना देता है, एक संकल्प ही हमें महानता से नीचे ले आता है।
बस संकल्प करते रहना है और उसको बार बार आपको चिंतन करते रहना है। चिंतन करते रहेंगे, संकल्प लाते रहेंगे, विचार देते रहेंगे अपने अवचेतन मन को और सफल होते रहेंगे। तो कहने का भाव ये है कि उसको दोहराना है मन में, हम कर सकते हैं, हम उठ सकते हैं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो इस तरह के संकल्प, मजबूत संकल्प अपने को देंगे तो कमजोरियां भाग जाएंगी, दृढ़ता हमारी और मजबूत हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। यहाँ पर स्कूल की लड़कियां बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं, माताएं बैठी हुई हैं। आपके मन में कोई प्रश्न हो आप पूछें, कोई भी प्रश्न हो। हमारे बीच में कई प्रकार के प्रश्न यहाँ पे छात्रों ने हमको दिए थे, करीब 40-50 ऐसे प्रश्न हैं। मैं तब तक, जब तक यहाँ पे माताएं सोच रही क्या प्रश्न पूछना है, मैं वो प्रश्न पूछ लेता हूँ। ये प्रश्न यहाँ के रामफल विद्यार्थी ने पूछा है कि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए। देखिए, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी के लिए, निरंतरता के लिए सबसे जरूरी है कि जो टाइम मैनेजमेंट है स्टूडेंट अपना कर ले, किस सब्जेक्ट के लिए हमें कितना टाइम देना है। दूसरे ये है कि उस विषय की समझ उसको कितनी है। अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं कितना वो समझता है और कितने उसको समझने की जरूरत है, उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है। क्लास में व्यवस्था हो सकती है कि एक्स्ट्रा ऑनलाइन व्यवस्था हो सकती है, क्या है। और जब कोई सब्जेक्ट बराबर से समझ में आने लगता है तो उसमें निरंतरता वैसे ही बन जाती है। स्टूडेंट, बच्चा पढ़ाई से तब भागता है जब उसको वो सब्जेक्ट पढ़ा समझ में नहीं आता। ऐसे परसेंटेज ज्यादा होते हैं, उसको पढ़ने का मन नहीं करता है, आज का काम कल पे, परसों पे, ऐसे रहता है। जब वो विषय बराबर समझ में आ जाता है सब्जेक्ट, तो उसमें स्वयं से सेल्फ इंटरेस्ट हो जाता है और सेल्फ इंटरेस्ट के बाद निरंतरता तो वैसे ही आ जाती है। अगर वो समझ रहा है अपना टाइम और उसका इम्पोर्टेंस, तो समझ में आ जाता है उसके। जी, तो ये बात तो है ही कि अगर हमको निरंतरता जीवन में चाहिए तो उसकी इम्पोर्टेंस को हमें समझना है। साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि हमको मना भी करना है चीज़ों को। डिस्ट्रैक्शंस हमारे बीच में आएंगे, जैसे कि भटकाव। भटकाव आज के समय में क्या है, यूट्यूब, सोशल मीडिया। 1 मिनट के लिए हमने सोचा 1 मिनट, बस एक बटन ही तो दबाया, लेकिन 1 मिनट 1 घंटा कहाँ निकल जाता मालूम नहीं चलता। और हमारी निरंतरता, हमारी कंसिस्टेंसी वो साइड में रखी रह जाती है। तो अपने आप को हमको बांधना है। किसमें बांधना है? अपने उस दिनचर्या में बांधना है, उस अनुशासन में बांधना है। हमको प्यार से मना भी करना है, सभ्यता के साथ। आपकी जो धारणाएं हैं उसको आपके जीवन में विपरीत अनेक प्रकार की आपके सामने परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उसमें भी आपको अपनी दिनचर्या, मनचर्या के अनुकूल चलना है। और अगर हम सोचे थोड़े से आप ढील दे देते हैं, तो जहां आपने ढील दे दी तो ढील वाली रस्सी पूरे पूरे उस बस्ते को ढीला कर देगी। तो इसी तरह अगर हम मजबूती बनाए रखेंगे, दृढ़ता के संकल्प रखेंगे, तो कंसिस्टेंसी, निरंतरता को हम पा लेंगे। एक सवाल और हमारे बीच में आया है, हमें अपनी तैयारी करते समय बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी ज्यादा पढ़ते हैं, कभी कम पढ़ते हैं। तो हमें अपनी तैयारी में संतुलन हम कैसे बनाए रखें? कभी ज्यादा पढ़ते हैं, कभी कम पढ़ते हैं, तो अपनी तैयारी में संतुलन हम कैसे बनाए रखें? ज्यादा पढ़ने से एक बात याद आई कि देखा गया है कि कई कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि परीक्षा के समय रात रात भर पढ़ते रहते हैं और सुबह जा करके उनका आंसर गलत हो जाता है। उलझन कहिए या डर कहिए या कुछ भी, तो एक ज्यादा या कम
को मिला करके ये मानिए कि एक शेड्यूल होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए कि आप कितना पढ़ रहे हैं और जो जिस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं उस कोर्स की पढ़ाई के लिए आपको कितना समय पढ़ने की जरूरत है। प्लस ये भी काउंट करता है कि उस सब्जेक्ट में आप कैसे हैं, आपकी जानकारी कितनी है। अगर सब्जेक्ट आप कम जानते हैं तो पढ़ाई की जरूरत ज्यादा होगी, और अगर अच्छे से जानते हैं तो पढ़ाई की जरूरत कम में भी हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है। बस ये है कि अपनी जरूरत के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से शेड्यूल आप बना लें, और जो भी बनाए उसको बराबर फॉलो करें, निरंतर उसी तरीके से पढ़ाई करते रहें, और ये भी देखें कि उस टाइम पे कोई दूसरा काम आप ना करें। जब कुछ दिन ऐसा कर लेंगे तो आपका टाइम टेबल, आपकी आदत उसी तरीके से हो जाएगी। जी बिल्कुल। हाँ। हमारे बीच में रामफल के यहाँ पर टीचर भी हैं, और हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को क्या इसका जवाब उत्तर देते हैं। तो कभी पढ़ाई कम तो कभी पढ़ाई ज्यादा, तो उसमें खरगोश और कछुए की कहानी याद आती है। तो खरगोश और कछुए की कहानी आप सभी को मालूम होगी। तो खरगोश ने क्या किया, बहुत तेज दौड़ा, फिर बोला कछुआ तो धीमे धीमे चल रहा है, धीमे धीमे चल रहा है, चलो मैं आराम कर लेता हूँ। और आराम कर लेता हूँ तो कछुए ने कहा मेरी चाल तो धीमी है, तब तक कि खरगोश तो वहां पहुंच गया होगा। तो वो चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता रहा। जब वहां पे देखा तो खरगोश तो पहुंचा नहीं था, वो वहां पहुंच गया। तो कौन जीत गया? कछुआ जीत गया। कछुआ जीत गया। जी। तो बस आप देखो, तो कछुआ जीत गया, तो कछुए को इनाम दे दिया क्योंकि कांस्टेंट चला, वो कांस्टेंट, उसने निरंतर चला, निरंतर प्रयासरत रहा। और उसने ये नहीं देखा कि मैं थक गया हूँ तो मैं भी रुक जाऊं, क्योंकि उसकी चाल ही तो धीमी है, थकान तो उसकी भी हो सकती थी, लेकिन उसने कहा नहीं, जारी रखनी है, अपनी यात्रा जारी रखनी है। तो ये अपने अंदर एक बराबर संकल्प देते रहना है। और दूसरा इसका रिवर्स भी है, लेकिन अभी और भी प्रश्न उत्तर है। गीता जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये माइक दे रहा हूँ, तब तक वो माइक आप। पढ़ाई जैसे किसी चीज में अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है कि हम उस पर पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं इसके बारे में, टीचर आपको सही राय देंगे ही देंगे। इसके अलावा आजकल तो नेट भी है, नेट में देख लो अपना, नेट से भी बहुत जीवन आसान हो गया है। कोई भी चीज़ है हम तुरंत टीचर के पास नहीं जा सकते हैं, लेकिन नेट से तो हम कभी भी कहीं भी किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। देखिए रामफल के जो यहाँ पर शिक्षक बैठे हुए हैं, आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे ने एसएसबी क्लियर कर लिया है। हाँ माइक। जी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरा बेटा आपको क्लास 12 में है, बीसीए कर रहा है। बीसीए कर रहा है। बीसीए कर रहा है। जी। तो देखिए आपने अपने 2 बच्चों को इतना लायक बनाया, और यहीं पे पढ़े हुए हैं, इसी विद्यालय में। और इसी विद्यालय के पढ़े हुए 2 बच्चे इतने लायक बने हैं। तो हम ये प्रश्न आपसे पूछेंगे जो कि छात्र ने पूछा है कि कभी पढ़ाई में ज्यादा मन लगता है, कभी कम लगता है, तो उसमें संतुलन हम कैसे बनाएं? जो मैम अभी बोली हैं, मैम निरंतरता होनी चाहिए, कछुए खरगोश की तरह, मतलब एकदम तेजी से नहीं, एक रेगुलर टाइम होना चाहिए, चाहे वो 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो। जैसे मान लो कि नाइट में अपने सेल्फ स्टडी के लिए जो बाहर पढ़ा, सेल्फ स्टडी के लिए उतना निरंतरता बनाए रखना चाहिए अपने पढ़ाई में जो है। तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है, चाहे जिसके लिए अगर और लगातार प्रयास, अगर असफल भी हो गए तो ये नहीं, उससे कुछ सीखा ही जाएगा। असफलता भी मतलब एक चुनौती की तरह ही होती है कि हमने कहाँ कमी की, कहाँ त्रुटि की कि हम असफल हो गए हैं, फिर से पुनः प्रयास। बहुत बहुत सुंदर। फिर एक प्रश्न है। हाँ जी। जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, मैं तो अपने मनोबल से बाहर आई हूँ, आज 2008 से मैं भी सेवा दे रही हूँ विद्यालय में। लेकिन यहाँ पे मैं चूंकि लोकल की हूँ तो तमाम महिलाएं संपर्क में होती हैं, उनके अंदर अच्छे अच्छे कौशल हैं और चाहे तो वो कुछ कर सकती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में मनोबल कम किया जाता है स्त्रियों का।
कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो ये कैसे मतलब दूर किया जाए, मतलब मनोबल उनका हताश कर दिया जाता है। जबकि मैंने देखा है स्त्रियों के अंदर अच्छे अच्छे कौशल हैं, किसी भी क्षेत्र में जाके वो अच्छा कार्य कर सकती हैं और अपना जीविकोपार्जन भी कर सकती हैं, लेकिन वो समस्याओं को झेल रही हैं, आगे नहीं आ पा रही हैं मनोबल कम करने की वजह से। तो इसका कैसे समाधान किया जाए, आप लोग प्लीज मार्गदर्शन करिए। जी, देखिए, इसका जो एक मूल मुद्दा है, कहीं ना कहीं एक होता है कि स्त्रियों का ग्रामीण इलाकों में जो समझ है, मुख्य भूमिका है परिवार को एक कुशल तरीके से उसका संचालन करना। सास हैं, ससुर हैं, पति हैं, बच्चे हैं, तो अगर वो पत्नी नहीं रहेगी, वो महिला घर में नहीं रहेगी, तो घर कैसे चलेगा। तो कहीं कहीं जो पुरुष प्रधान एक समझ जो ग्रामीण इलाका में फैली हुई है, वो ये है, वो एक असुरक्षा महसूस करते हैं पुरुष कि अगर वो महिला ये काम नहीं करेगी तो कौन करेगा, घर कैसे चलेगा। तो अगर हम उनको ये बात संतुष्ट करवा दें कि घर परिवार चलाते हुए, हाँ, और सब कुछ करते हुए भी हम जैसे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ग्रामीण महिला क्या कर सकती है, 5 6 7 महिला साथ में मिलकर अचार पापड़ का बिजनेस करते हैं, उसको बनाते हैं और फिर उसको देते हैं। या फिर सिलाई बुनाई करी, मैंने लद्दाख में देखा है, लद्दाख में जो महिलाएं हैं वहां पर बहुत ठंडा इलाका है, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने आपस में महिलाएं बैठती हैं, बातचीत करती हैं और ग्लव्स बनाते हैं, मफलर्स बनाते हैं, कैप्स बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर हाथ के बने हुए। और शहरों में वो एक एक ग्लव 1000 से 1500 रुपए का बिकता है, जिसकी कीमत लद्दाख में 70 रुपए 100 रुपए है। अब आप सोचिए, और वो महिला बैठे बैठे एक दिन में एक ग्लव आराम से बना लेती हैं। तो एक ग्लव बनाया और मान लीजिए उन्होंने 500 रुपए का भी बेचा, 400 रुपए रोज की तो आमदनी होगी उनकी, और उस खरीदार ने आगे चलकर उसको 1500 में बेचा, 1200 रुपए में बेचा, वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने शुरुआत करी। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ महिला महिला का साथ दे और वो हिम्मत रखे, आपस में बात करें, क्योंकि एकता में जीत है, एकता में अनेकता है, और ये एक समझ हमको फैलानी होगी। सर मैंने मुझे पढ़ा था कि इसमें टीम वर्क की मतलब जो भावना होनी चाहिए। तो अगर कोई महिला चाहती है कि ऐसे जो ग्रामीण महिलाओं के अंदर ये चीज है कि वो घर में ही रह के जो उनके अंदर कौशल है, आपने बताया अचार पापड़ या जो भी है, स्वेटर बनाना, कपड़े सिलना, मच्छरदानी बनाना, बहुत सारी चीज है, रजाई के मतलब कवर वगैरह, बहुत सारी महिलाएं, उनको कैसे मतलब प्रेरित किया जाए इस चीज के लिए। यही आपने जो बताया कि पुरुष नहीं चाहते हैं कि ये सारी चीजें ये करें। उनको बोले, जैसे शहर में आपको बताऊं, शहर में वहां पर टिफिन का एक सिस्टम है, तो घर की रहने वाली महिलाओं ने 5 लोगों का खाना बनाया और उसको टिफिन करके सप्लाई कर दिया। जैसे उन्होंने अपने घर का खाना बनाया तो 5 लोगों के लिए खाना और बना दिया और टिफिन में पैक करके महीने महीने का उन्होंने कहा कि 1700 रुपए आपका टिफिन का खर्चा लगेगा, 1700 रुपए। तो 5 लोगों का खाना कितना हो गया, 1700 × 5 कितना हुआ, 1700 × 5 कितना हुआ, बच्चों बताओ, गणित का लगाओ। 8500। तो 8500 एक व्यक्ति का हुआ और ये 5 व्यक्ति का हुआ। कैसे हुआ, केवल हफ्ते में 6 दिन दोपहर का खाना देकर, तो कुछ बुरा है ये? तो ये हमको सोचना पड़ेगा, पहले तो ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हाँ हम कुछ करना चाहते हैं। फिर हमने देखा कि शहर में महिलाओं ने ब्यूटी पार्लर का काम शुरू कर दिया, महिलाओं के बीच में। और ग्रामीण इलाके में भी हमने देखा है कि ब्यूटी पार्लर शुरू कर दिया। फिर क्या काम शुरू कर दिया, आपस में महिलाओं के लिए संगीत का कार्यक्रम, डांस सिखाएंगे, हाँ, योगा सिखाएंगे। तो वो सोचना पड़ेगा, कुकिंग सिखाएंगे, बेकिंग सिखाएंगे कि कैसे आप केक्स बना सकते हैं। हाँ, तो इस तरह की चीजें। अब हम सुनते हैं डॉक्टर अंजलि क्या कहना चाहते हैं। तो पहली बात तो आ जाती है ना, समाज में जो हमारा एटीट्यूड है, जो एटीट्यूड है कि मैन का वुमेन, यानी कि जो हमारा पुरुष जो समाज है, तो पुरुष समाज को हमेशा आगे दर्जा दिया गया है और जो हमारा महिला समाज है उनको दबाया गया है, जो मतलब वास्तविकता है। तो यहाँ पर एक बात ये भी आ जाती है कि महिला को अपना अस्तित्व दिखाना है
कि हम भी आपके बराबर हैं, हम अगर ज़्यादा नहीं है तो हम आपके बराबर हैं, बल्कि ये आपको महसूस कराना है कि अगर हम दो लोग मिल करके परिवार को चलाएं तो कैसा रहेगा। अगर अकेले आप चला रहे हो और आप चलाने से क्या हो रहा है कि बच्चों की भी प्रॉपर फीस नहीं जा पा रही है, घर का ठीक से संचालन नहीं हो पा रहा है, अगर हम आपकी मदद करें तो कैसा रहेगा। तो जहाँ पे ईगो की बात आ जाती है, यहाँ पे ये भी बहुत कहते हैं बहुत पर्सनल बातें हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो महत्वपूर्ण बातें हमारा अहम टूट रहा है, क्योंकि तुम आगे जाओगी नंबर 1, नंबर 2 तुम घर से बाहर निकलोगी तो लोग क्या कहेंगे, नंबर 2, नंबर 3 तुम बाहर जाके ये चीजें बेचोगी बनाओगी तो लोग कहेंगे पति कुछ खिला नहीं पा रहा है बच्चों को, पत्नी को, नंबर 3। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अंदर की बातें हैं, जिनकी वजह से महिला के अंदर बहुत कहते कुशलताएं भरी पड़ी हैं। कहते नारियां तो देवियां हैं। देखिए आज 9 दुर्गों से शुरुआत हुई है ना, हुई कि नहीं। पुरुष व्यक्ति, पुरुष समाज, बताओ कभी देवताओं की पूजाओं के लिए 9 दिन रखा गया है? 3 दिन रखे गए हैं, 2 दिन रखे गए हैं, लेकिन 9 देवियों के लिए नवरात्रि रखी जाती है, और नवरात्रि की धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में पूजा की जाती है। कहते हैं यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहाँ नारी की पूजा होती है वहां ही देवता रमन करते हैं। जहाँ नारी रूपी लक्ष्मी की पूजा होती है वहां पे ही आपका घर पूरा परिवार जो कि धन धान्य से संपन्न होता है, स्वास्थ्य धन धान्य से संपन्न होता है। तो नारी शक्ति को अपने आप को दिखाना है कि मैं आपको कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हूँ, आपकी मदद करने वाली हूँ, आपका सहयोग करने वाली हूँ। ये अस्तित्व तो आगे आकर के दिखाना है, और यही दिखाने के लिए उसको अपनी हिम्मत जुटानी है। कहते हैं एक कदम आपका, 99 कदम खुदा के, भगवान के, प्रभु के। तो बस ये हिम्मत दिलाते रहिए और सफलता की ओर आप उनको ले जाते रहिए। और पुरुष के साथ के तो हम आगे बढ़ेंगे। कहते हैं आर्मी हो, चाहे आपका टॉप हिल हो, और चाहे ऊपर का अंतरिक्ष यान हो, हर जगह तो महिलाएं पहुंच गई हैं। चाहे पुलिस हो, चाहे ट्रक चलाना हो, चाहे एरोप्लेन चलाना हो, हर जगह तो पहुंच गई है ना महिलाएं। तो ना गांव है ना शहर है, नारी शक्ति को खुद जगाना होगा कि मैं नारी शक्ति हूँ, मैं एक लाचार महिला नहीं हूँ। तो नारी शक्ति बन करके, देवी दुर्गा बन करके, काली बनकर, गायत्री बनकर, हाँ कितनी सारी देवियों के नाम बन करके हम अगर आते हैं, आपके सामने आते हैं और कहते हैं बिना महिला के पुरुष अधूरा है ना, अधूरा। घर पे अगर देखिए, अगर लड़का जन्म लेता है खुशियां बहुत मनाई जाती है ना खुशियां, लेकिन बिना लड़की, अगर लड़की नहीं होती है उस घर में, वो घर कितना सूना लगता है ना, सूना लगता है नहीं। जिस घर में अगर बहनें नहीं है उस घर बता दें केवल भाई भाई हो। तो बिना बहनों के भाई सूना, बिना भाई के बहन सूनी, बिना पति के पत्नी सूनी, बिना पति के और बिना पत्नी के पति सूना है कि नहीं है सूना। फिर तो इसलिए ऐसा एटीट्यूड जो है, ऐसी जो धारणा है, उस धारणा से अपने आप को हटाना है और अपनी मदद स्वयं करनी है। तो इसको कहा जाता है सेल्फ हेल्प इज की टू सक्सेस। ठीक है, इसी के साथ देखिए आगे क्या कहते हैं आप। तो बहुत सुंदर ये चर्चा रही है, समय की भी सीमा है। हम कोई अंतिम प्रश्न कोई अगर पूछना चाहे तो हम ले सकते हैं लगभग। हाँ जी, सुमित वहाँ माइक देंगे। मेरा सवाल आपसे है, अभी समय का समायोजन करने के लिए कहा, तो मेरी बहुत बड़ी समस्या है, मेरे फादर बीमार रहते हैं, हमें कॉलेज भी आना होता है, तो मैं किस तरह से समायोजन करूं कि मैं अपना पूरा काम सही ढंग से कर पाऊं, उचित प्रकार से कर पाऊं। ये है तो बहुत कहते हैं चुनौती भरा है, लेकिन कहते हैं करना तो है। कर्म क्षेत्र में आए हैं तो अपने पिता को भी देखना है और साथ में अपना कर्म भी करना है, अपनी नींद भी पूरी लेनी है। तो समय सारणी अपने आप बनानी है। और हमारे पिता को कौन मदद कर सकता है मेरे एब्सेंस में, तो इसका व्यवहारिक कहते हैं ना, व्यवहार आपका अगर आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके परिवार में अगर अच्छा है तो आपकी मदद है फैमिली में है, लेकिन मेरा अपने पिता के प्रति कर्तव्य कुछ बनता है, तो इसके लिए मैं आपसे सुझाव चाहती हूँ। जी, तो इसमें हमको ये भी समझना होगा कि कर्तव्य हम लोग कितने भाई बहन हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आप कितने भाई बहन हैं? 2 भाई हैं सर, एक भाई पापा के पास रहते हैं, एक गांव में रहते हैं। जी बिल्कुल। तो और पिता यहीं रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, आप अलग घर में रहते हैं?
नहीं, एक ही में रहते हैं हम, लेकिन सबका अपना अपना काम है सर। तो आपके मतलब ससुर की बात कर रहे हैं कि नहीं, आप मैं अपने फादर की बात अपने पिता की बात कर रहे हैं? तो देखिए, हमको कहीं ना लगाव मुक्त भी होना होता है। अंग्रेजी में एक शब्द है नियर एंड डियर। अब आपकी जिम्मेदारी जो है आपके बच्चों प्रति भी है कि नहीं? आपके पति के प्रति भी है कि नहीं? ऐसे तो हम अकेले हैं सर। अच्छा, आप अकेले हैं। बच्चे पति नहीं है, अच्छा लेकिन भतीजे हैं, भतीजे हैं। अच्छा, तो ठीक है। जो भतीजे जिनके भी प्रति आपकी जिम्मेदारी है, स्कूल के प्रति भी जिम्मेदारी आपकी है ना? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, हमको अपनी संभाल करनी होती है। कहते हैं जहां जहां है लगाव वहां पर है घाव। हाँ? जहां है हाँ लगाव वहां है घाव। तो लगाव का मतलब ये नहीं है कि हमें प्यार नहीं है उनसे, प्यार है, जितना हम कर सकते हैं पूरा करेंगे, लेकिन उसके बाद जो प्रैक्टिकल है, जो यथार्थ है, जो हमारे सामर्थ्य में है, हम पूरा करेंगे, बाकी ईश्वर के हाथ में है। तो हम तो कहेंगे कि ईश्वर को साथी बना के चलें, ईश्वर को अपना हाथ और साथ उनको दे दें हम। हाँ, और ये मजबूती का संबंध उनके साथ रखें कि हे ईश्वर, मेरा जितना सामर्थ्य है, मेरी जितनी शक्ति है, उस हिसाब से तो हमने पूरा कर्म किया, बाकी तुम संभालो। बताइए, ऐसा करेंगे तो हम हल्के होंगे कि भारी होंगे? बताइए। हल्के तो होंगे सर, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो आता है मन में। बस यही पुरुषार्थ करना है, यही पुरुषार्थ करना है कि अगर हम सारी जिम्मेदारी खुद ले लेंगे, ईश्वर को कुछ अर्पण नहीं करेंगे, तो भारीपन तो लगेगा ही। सर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम यहाँ रह जाते हैं तो कोई परेशानी होती है। तो भाई कहाँ है? आपके जो दो भाई हैं वो क्या करते हैं? सर बिजनेस करते हैं बड़े भैया। उनकी जिम्मेदारी नहीं है माँ बाप सर की? वो तुरंत आते हैं, उन लोग सारे लोग रहते हैं सर, उनकी कमियां नहीं कह सकते हैं कि वो कमी करते हैं, वो सारे लोग रहते हैं सर, खाली हम ही नहीं पहुंचते हैं। हाँ, ये हमारी सोच है, हमने उसको पकड़ रखा है, मन में उसको इसके बोझ को ले रखा है, हम कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। जैसे होता है ना, माँ बच्चे को गोद में लेती है ना गोद में, और बच्चा बार बार छुड़ाता है, ऐसे छुड़ाता है, लेकिन माँ फिर भी लेती है, तो बच्चा क्या करता है, माँ को नकोच नुचकी लेता है ना, करता ही नहीं करता है, तो माँ को माँ छोड़ देती है। तो ऐसे ही यहाँ पर आप पूरी जिम्मेवारी से काम कर रहे हो, और ईश्वर भी चाहता है कि हम उनकी मदद करें, तो निश्चय नहीं हो पा रहा है, मुझे निश्चय नहीं हो पा रहा है कि मैं उन्हें उनकी मदद लेकर के और अपने पिता का हाथ उनको पकड़ाकर और मैं उतनी देर के लिए अपने कर्म क्षेत्र पे लौट आऊं। तो कर्म क्षेत्र लौटने के लिए हमें खुद ना जिम्मेवारी देनी होगी, उनको जिम्मेवारी कि आप इधर आप संभालो और मैं अभी जा रही हूँ, और बीच बीच में आप फोन करके, बीच बीच में आप उनका पता करके कैसे है, दवा खाई कि नहीं खाई, कर्तव्य तो करना है ना। लंच का टाइम हो रहा है तो लंच के टाइम में जा सकते हैं, तो वहाँ डॉक्टर अंजलि, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी माता जी 85 साल की और वो तो चल भी नहीं पाती ठीक से, और आप इतनी जिम्मेदारियां संभालती हैं, आपका मन नहीं भटकता है कि हम माता जी के पास बैठे रहें? आप कैसे संभालते हैं बताइए? तो ये जो भटकना होता है सर, इसको कैसे दूर करें, बस यही बात है। आप बताइए। तो कह रहे थे निमित्त मांग, मैं तो बिल्कुल समय ही नहीं दे पाती हूँ, मैं तो सुबह से लेकर हॉस्पिटल के बाद शाम को अपने क्लिनिक में, चैम्बर में, फिर क्लिनिक पे, रात को, फिर जब आती हूँ 9 बजे ऑनलाइन होते हैं, आजकल ऑनलाइन भी चलता है ना ट्रीटमेंट, ऑनलाइन तो मेरी माँ कहती है मेरे पास बैठ तो लो, दवाइयाँ दे दूंगी, कोई ऑयल दे दूंगी, है ना, मैं उनको मेडिसिन दे दूंगी, सब कुछ देती जाऊंगी, लेकिन सारा कुछ परिवार वाले करते हैं ना। हाँ, परिवार वाले फोन करते हैं, परिवार वाले 24 आवर्स में कहीं ना कहीं रहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ अब शिव बाबा है ना, परमात्मा को मैं बाबा बोलती हूँ, शिव बाबा आओ आप जाकर देखो जाकर। और जब पता है वहाँ पे पेशेंट देखते देखते खाली हो जाती हूँ, तो पता क्या करती हूँ मैं, क्योंकि हॉस्पिटल से बार बार तो नहीं जा सकती ना देखने के लिए, तो मैं उन्हें कनेक्ट करती हूँ ऊपर वाले से अपनी बुद्धि कनेक्ट करती हूँ, और फिर उनसे किरणें लेकर के, माँ के मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मैं वो पैरों में वो किरणें भेजती हूँ, माँ के पैरों में पूरा साइड का पेन है, एक पैर एकदम नम हो जाता है, मैं उतनी देर में किरणें भेजती हूँ, और फिर माँ से पूछती हूँ कि मम्मी कैसा लग रहा था, मम्मी कहती है आज थोड़ा हल्का लग रहा था मुझे। तो ये आपकी मदद है। तो बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर अंजलि। शुभ भावना देना, एक बहुत बड़ा मनसा सेवा करना भी हमारी सेवा का एक साधन है, और मनसा सेवा से भी हम अपना तो उपचार करते ही हैं,
दूसरों का भी उपचार करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए और साथ ही साथ हमारे जो कर्म है, हमारे जो लक्ष्य हैं जीवन में, उन सब के प्रति भी हम अपनी दिनचर्या के भी प्रति हम कर्मबद्ध हैं। इन सब चीज़ों को संभालते देखते हुए हम लोग सफलता को पहुंच सकते हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं हमारे यहाँ के पहुंचे हुए एक्सपर्ट्स का, आलोक जी का, डॉक्टर अंजलि का, गीता जी का और हमारे सभी श्रोताओं का। आपने इतना कीमती समय निकाला, बहुत ध्यान से, धैर्य से आपने सुना और